ठीक है, आज की क्लास में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं। तो फॉर श्योर जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम में देखा ही है कि इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से ऑब्वियसली क्वेश्चन बनता है। तो आपका स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले तो आपको पता हूँ मतलब है कि एक्चुअल में हमारे पास कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, किस किस के अंडर कवर करते हैं और इन्हें इशू कौन करता है, इनका सुपरविजन इसके अंडर में है, कौन सी मिनिस्ट्री से कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स और प्रोविजंस के कॉमन सेट है। ठीक है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कॉमन सेट है प्रिंसिपल्स का, स्टैंडर्ड्स का एंड प्रोसीजर्स का, दैट डिफाइन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। जो क्या बताता है, जो आपको एक डिफाइन करता है क्या, मतलब कंप्लीटली कि इस इन बेसिस के ऊपर। ठीक है, आपकी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, जो मतलब जो हम अकाउंट्स के फॉर्मूले, जो हम अकाउंट्स को प्रैक्टिस करते हैं, वो हम इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर ही करेंगे। इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अंडर इशू किए जाते हैं। सबसे पहले कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐड होना है, डिलीट होना है, ठीक है, तो इसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो आपका 1977 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 1977 में बना था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक ऐसी कमेटी है, ठीक है ना, किसके अंडर, सबसे पहली बात तो हमें ये जो बोर्ड है, ठीक है, लाइक अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी तो इसी के अंडर होते हैं, लाइक एक कंपनी के अंडर होते हैं। ठीक है, वो एक कंपनी का हिस्सा होते हैं। तो वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो किसका हिस्सा है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो किसका हिस्सा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक कमेटी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज ए कमेटी अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट के अंडर ये कमेटी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक कमेटी है किसके अंडर, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब आप समझ जाएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक मेन बोर्ड है, बोर्ड यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जैसे आपके अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो आपके कंपनी का पार्ट है, तो वैसे ही आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो कि आपका, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, विच कंस्टिट्यूट विच कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम। कहने का मतलब क्या है कि जो इस बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, इस बोर्ड में अलग अलग मेंबर्स आते हैं। इस बोर्ड में आपके सीए भी होते हैं, सीएस भी हैं आपके, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी हैं, एकेडमिशियंस भी हैं और अदर प्रोफेशनल बॉडीज। ठीक है, ये सिंपल सा इसका मतलब है कि जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है विच कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो विच कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एकेडमी, institutions, other professional bodies. The ICAI is a statutory body। सबसे पहले तो हमने इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं, तो वो एक क्या है एक्चुअल में, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट में, हमारे ये संविधान में नहीं थी, ठीक है, ये हमारे संविधान की बॉडी नहीं है, ये हमारे संविधान में नहीं थी, ये हमारे पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया कि नहीं, इन्हें मैनेज करने की भी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, तो एक उसका एक्ट जब हम आजाद हुए थे उसके बाद हमें, ठीक है, ये मालूम था कि हमें अपने व्यापार को इंक्रीज करना है, और जब व्यापार इंक्रीज होगा तो हमें अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए 1949 में इसका एक्ट आया था। अच्छा, अपूर्व कहाँ पर है, उसने ज्वाइन क्यों नहीं किया?
मैम पता नहीं वो आजकल कहाँ पे है। उसका कोई मैसेज भी नहीं है। हम्म। चलिए, ठीक है। तो ये एक बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, जो कि उसका एक्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है 1949। एंड द इंस्टीट्यूट है, ठीक है, फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक एक्ट के द्वारा आया था, लेकिन यही जो इंस्टीट्यूट है, ये हमारा मतलब इसका जो आईसीएआई का जो एक्चुअल में ये एक देखा जाए तो ये एक बॉडी है, ठीक है, समझ आ गया हमें, एक्ट के द्वारा हुई थी, ठीक है। पर कहने का मतलब है कि ये जो इसका एंटायर जो स्ट्रक्चर है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से अगर हम इसका कंट्रोल फंक्शंस देखते हैं, तो फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री के अंडर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ठीक है, उसके अंडर ये फंक्शन किया जाता है। तो इंस्टीट्यूट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आईसीएआई इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी। मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल में हमारी जो आईसीएआई है वो एक एक्ट के अंडर आई थी, उसका ये गवर्नमेंट ने ही बनाई है, लेकिन ये एंटायरली आपकी क्या है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। लेकिन इसका जो मतलब देख रेख है, इसका जो करने का जो स्ट्रक्चर है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो इसका एग्जीक्यूटिव वर्क है, वो एंटायरली आपका, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जैसा ही है। तो इंस्टीट्यूट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर है। तो आईसीएआई एक सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है, वर्ल्ड में। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है आपके बस ये चीजें पॉइंट्स थोड़े से लर्न रखना कि सेकंड लार्जेस्ट आपकी प्रोफेशनल बॉडी है, क्योंकि हमने भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, अपने जितनी भी सारी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, उन्हें रन एक साथ किया। सबसे पहली बात ये है कि ये मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो मैंडेटरी ये क्योंकि ये 1 जुलाई 2017, ठीक है, तो इस 17 ईयर में यानी कि आज से 5.5 साल पहले, ठीक है, तो मतलब 5 साल पहले अगर हम देखें, तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये मैंडेटरी बनाए गए। मैंडेटरी का मतलब क्या है कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो हर कंपनी को, हर फर्म्स को, ठीक है, जिस जिस फर्म्स में एप्लीकेबल है उन सभी को इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, उन सभी को इन्हें, ठीक है, अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो फर्स्ट कहता है कि हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज डील्स विद द डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें एक्चुअल में क्या होता है कि जितनी भी सारी पॉलिसीज एक कंपनी अकाउंटिंग की पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रही है, ठीक है, जैसे कि उसके लिए क्या है कि जो कोई भी वो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट कर रही है, या वो डेबिट क्रेडिट के जो डिफरेंट रूल्स अडॉप्ट कर रही है, वो सब कुछ क्या होने चाहिए, वो सब कुछ सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट कहता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को, ठीक है, हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। तो deals with the disclosure of significant accounting policies which are followed in preparing and प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी से ही हम अपने जर्नल, लेजर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये सब कुछ हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है, जो कि यही कहेगा आपको कोई भी चीज हाइड नहीं करनी है, ठीक है, आपको हर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। सेकंड है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
ये आपके ना मैंडेटरी हैं, ठीक है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी सारे हैं, ये तो आपको फटाफट से ये तो लर्न करने ही होंगे, ठीक है। ये आपके जो मैंडेटरी हैं वो 32 तक ही हैं, ठीक है। तो मतलब मैंडेटरी का है कि जो कि हम सभी को अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंडेटरी वाले पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद और इनको ना कैसे लर्न करना है वो भी थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगी, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो आपको मतलब फिफ्थ तक तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे क्या है कि सेकंड में सबसे पहले क्या होता है कि आपको पता होगा ना कि इन्वेंट्रीज को हम वैल्यू करते हैं, चाहे हम इन्वेंट्रीज को वैल्यू करें कॉस्ट प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे, हम इन्वेंट्रीज को लिखते हैं। फॉर्मूला होता है ना कि कोई भी आपकी इन्वेंट्रीज हैं, गुड्स हैं, कॉस्ट प्राइस है, चाहे वो आपका मार्केट प्राइस है, विच एवर इज लोअर, ठीक है। ये हमारे लिए फॉर्मूला होता है कि कौन सा उनमें से क्या होगा, कौन सा कम होगा, तो विच एवर इज लोअर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज को वैल्यू करना। तो डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, एट विच इन्वेंट्रीज आर कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो किस तरीके से इन्वेंट्रीज को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज करेंगे, तो उन वैल्यू को क्या करना, डिटरमाइन करना, उन वैल्यू को निकालना। तो deals with the determination of value at which inventories are carried in the financial, ठीक है ना, स्टेटमेंट्स में जो इन्वेंट्रीज हमारी कंटिन्यू होती हैं, स्टेटमेंट्स में जो हमारी इन्वेंट्रीज कैरिड होती हैं, ठीक है। तो वो है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, लाइक अ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज को निकालना, ठीक है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है आपका कैश फ्लो। जब इन्वेंट्रीज क्या होता है? इन्वेंट्रीज बच्चे गुड्स, अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, समझ गए। ठीक है ना, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं तो वो आपकी इन्वेंट्रीज ही तो हो गई हैं। स्टॉक, स्टॉक आपके क्या होते हैं, इन्वेंट्रीज ही तो हैं। पढ़ा है ना ओके मैम। आपने, STR, हाँ स्टॉक हाँ। टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, यस मैम, आ गया मेरे को भी याद। ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जितनी बार, अच्छा मुझे बताओ फंड फ्लो से कोई क्वेश्चन नहीं था? नो मैम, मेरे वाले में तो था नहीं। फंड फ्लो से ऐसे मैम, कैसे हो सकता है? मैम पता इस बार क्वेश्चन पेपर ठीक था, लेकिन मैं उसको कर्सर में इधर उधर करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन था नहीं सारे ये ही। तो है, ये तो क्योंकि है, नहीं कोई नहीं, वो तो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा अभी थोड़े टाइम में, साइट्स हम्म। पे ही आ जाएगा। आपके आपके पास वो जो उसका मार्क्स वो होती है ना कि आपने कौन से टिक किए हैं, उसका कंप्लीट आपके पास वर्जन आ जाएगा, तो वो सेव करके रखना, ठीक है। तो जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने स्टडी किया ही होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, ठीक है। कितनी बार हमने 12th से यही चीजें पढ़ रहे हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो डील्स विद द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल चेंजेस है, ठीक है। ये तो इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, कैश और कैश इक्विवेलेंट में जितने भी चेंजेस आते हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन को वो रिकॉर्ड करता है। फोर्थ है आपका कंटिजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट। क्या होते हैं कि कभी कभी कुछ आपको पता है ना कि कुछ कंटिजेंसी इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना, कि लाइक आपके पास कोई इमरजेंसी इवेंट्स हो गए कि इनको हम फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन वो इवेंट्स भी हमारे कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि लाइक हमने क्या किया, कोई एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं। तो अब ये आपकी आफ्टर बैलेंस शीट क्या होता है कि जैसे ये आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर की गई है तो उसके नीचे लिखे गए होते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट में कि हाँ भाई इन सब चीजों से भी इफेक्ट हमारे बिजनेस की सेल्स में इंक्रीज हुआ, हमारे बिजनेस के रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुई, तो ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे आपके होते हैं फोर्थ। तो फोर्थ नंबर पे है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग बैलेंस शीट डेट। फिफ्थ है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, ठीक है। देखो ये आपके कौन से आइटम होते हैं, मुझे ये नेट प्रॉफिट और लॉस से तो याद नहीं रहता, मैं अपना बताती हूँ। मुझे याद रहता है पीपी आइटम से, तो मैं इनको ना मेन
अगर मुझे याद रखना है तो मैं इन्हें मेन याद रखती हूँ। क्या? पीपी आइटम यानी कि प्रायर पीरियड आइटम, यानी कुछ जो आइटम ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कि वो आइटम है, उसकी डेट है 10 अक्टूबर की, लेकिन वो 10 से पहले ही आइटम हो गए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई भी बदलाव है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई भी चेंजेस होगा तो उससे आपको प्रॉफिट और लॉस पे तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज में जो भी चेंजेस है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिफ्थ आपको लर्न करना है, तो डील्स करता है कि आपने कितना प्रॉफिट और लॉस आपके ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से, या आपने कोई आइटम की पहले ही पेमेंट कर दिया, आपने कोई आइटम पीरियड से पहले ही उसको राइट ऑफ कर दिया, तो उससे कितना आपके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ा है। ठीक है, तो वो आपके प्रॉफिट और लॉस से डील करेगा। तो सिक्स्थ है, अब तो क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सिक्स्थ है, इसे हमने, क्योंकि डेप्रिसिएशन है नो, ये अब डिस्कशन उस टाइम पे ये लिया गया था, बहुत आता था। आप पता है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिक्स के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते थे। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन के अलग अलग डिफरेंट पॉलिसीज, लेकिन इसे ना, इसका जो इतनी इम्पोर्टेंस हम इसको जो देते थे, वो इसको अपने एक सेपरेट हेड प्रिपेयर करना नेसेसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स्ड एसेट्स का हिस्सा है। अगर फिक्स्ड एसेट्स ही नहीं होगी, जिस मान लीजिए कि एक सर्विस कंपनी है, ठीक है, उस सर्विस कंपनी में ठीक है सब लोग मतलब हैं, लेकिन ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, ज्यादा एसेट्स नहीं है, तो जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है, विड्रॉन एंड मर्ज्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ठीक है, तो हमने इसे मतलब हटाया था, विड्रॉ किया था, और हमने इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में क्या कर दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में हमने इसे मर्ज कर दिया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिक्स है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, तो अब ये हट चुका है, अब ये डिलीटेड है। ठीक है, तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखिए 8 होता था, ठीक है, 8 भी आपका क्या है, अब डिलीटेड है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 भी नहीं है। तो पहले 6 भी था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, अब इसके क्वेश्चन नहीं आता। तो सेवंथ है सीसी, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट डील्स करता है कि जितने भी सारे आपके कंस्ट्रक्शंस के, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन करे, कंस्ट्रक्शंस के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन सब की अकाउंटिंग है। तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम जाते हैं, इनके अगर हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट के, हमें कंस्ट्रक्शन के वर्क में देखना है, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बहुत मतलब अच्छे से एनालाइज करते हैं, उन्हें हम देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली डिस्कशंस या डिसीजंस ली जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। आपको सबसे पहले ये पता है कि सबसे पहले हमें, ठीक है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का ये तरीका बताया हुआ है कि ये एक रूल भी है, आपको एक हमारी कन्वेंशंस भी कहती हैं कि अगर आपको, जब तक आपका रेवेन्यू आपके हाथ में ना हो, ठीक है, जब तक आपकी जो इनकम है वो आपके हाथ में ना हो, तब तक आपको अपने रेवेन्यू को, अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करना, उन्हें नहीं लिखना। क्लियर? और जब तक आपका एक्सपेंस, आपको पता है कि मुझे अपना एक्सपेंस है, मुझे अपना एक्सपेंस आज नहीं तो कल मुझे क्या करना है, अपना एक्सपेंस पे करना है। तो ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 कहता है कि revenue recognition deals with the basis for recognition of revenue। तो ये तरीका बताता है कि कौन कौन से बेसिस पे हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, एंटरप्राइज के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में, कि जैसे हमारे पास डिफरेंट मेथड है, ठीक है, कि ये इन मेथड से हम रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उन्होंने कंप्लीट इसके डिस्कशंस दिया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इन्हीं से ही मतलब ये तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि जो भी प्रॉपर्टी की, प्लांट और इक्विपमेंट्स की जो भी अकाउंटिंग डिसीजंस या अकाउंटिंग पॉलिसीज ये सब होती है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ये उन्हीं की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से डील करता है। तो डील्स विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से डील करता है फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से।
ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7th है आपका सीसी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है आरआर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। 10 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डील्स विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से डील करेगा। देन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है आपका, ठीक है, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट मिस की वजह से, देखो आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, वो कम्प्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मतलब आइटम से अफेक्ट होता है, तो ऑब्वियसली उसमें चेंजेस होते रहेंगे। तो आपको किस तरीके से करना है, तो उन सब के रूल्स, उन सब के प्रिंसिपल्स इसमें दिए गए हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मैकेनिज्म आप बोल सकते हैं, या फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में जितने भी चेंजेस है उन सब के इफेक्ट्स को ये मैनेज करता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। नेक्स्ट है 12 गवर्नमेंट, तो इसको याद रखना 12। देखो सबसे पहले तो आप ना कुछ ऐसे याद रख लो कि आपके फादर की डेट ऑफ बर्थ कब आती है, आपके मदर की कब आती है, आपके ब्रदर की कब आती है। सबसे पहले कुछ डेट्स है ना उनको चूज कर लो, या आपका डेट ऑफ बर्थ कब आता है, ठीक है। तो कुछ चीजें मैंने ऐसे भी किया हुआ है कि हाँ भाई इस डेट को ये बर्थडे है, इस डेट को ऐसे है, तो इसका लिंक अप मैंने, हाँ ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में निकाला हुआ है। तो स्मार्ट स्टडी करोगे ना तो ये सब चीजें अपने आप ही याद हो जाएंगी। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, ठीक है, 10-10 करके भी बार बार उसको रीड करोगे। 9 RR, 9 क्या है, किसी का 9 में आता हो तो RR रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। 10 इज फॉर योर द फिक्स्ड एसेट्स के लिए है, मेनली 10 आपका फिक्स्ड एसेट्स के लिए पार्ट आता है, ठीक है ना। तो जैसे प्रॉपर्टी है, प्लांट्स है, इक्विपमेंट्स हैं, तो कुछ इस तरीके से लर्न रखिएगा, सब याद हो जाएगा। तो जैसे 12 है तो 12 इज फॉर योर द जीजी गवर्नमेंट ग्रांट्स, डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स के अकाउंटिंग के लिए डील करता है। 13 इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए अकाउंटिंग है। ये डील्स विद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है। और कह रहे हैं कि एंटरप्राइजेस और उससे रिलेटेड जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, एंटरप्राइज और उसके जो लिंक में, उसके जो रिलेटेड, ठीक है ना, कोई भी जो मतलब छानबीन की जाती है, कोई भी उसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ठीक है, उससे रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इन्वेस्टमेंट है, तो सिंपल है आपका उन सब की अकाउंटिंग से डील करेगा। तो आप सिंपल याद रखिए कि इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटिंग है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, हमारे बिजनेस ने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, तो उससे रिलेटेड ये डील करता है उन सब की अकाउंटिंग्स को। 13 इज फॉर द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो 14 इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, तो मुझे 14 15 तो याद, हमेशा 14 मुझे याद रहता है क्योंकि मेरे एग्जाम में आया था। जैसे कि अभी अनिश ने कहा कि मैम 38 वाला आया था, तो ऐसे ही आप याद रख लो, ठीक है, कि मैंने पेपर में ये दिया था तो 38 वाला आया था। तो मुझे आज भी याद है मेरे एग्जाम में 14 का आया था, और मैं थोड़ी कंफ्यूज हो थी, लेकिन मुझे ये याद आ गया था कि 14 जो 15 था वो एम्प्लॉय से रिलेटेड था। तो ये मतलब कुछ इस टाइप से मुझे याद आ गया था कि नहीं यार 15 तो कुछ एम्प्लॉय से कुछ इस टाइप से रिलेटेड था, ठीक है। तो आपको यही वाला करना है, दैट इज ये कौन सा है, 14 इज अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशंस। तो अमलगमेशंस की अकाउंटिंग हूँ, तो 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमलगमेशन में, ठीक है। और आपको मर्जर और अमलगमेशन का यही वाला है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि कब कब हम मर्जर करते हैं, एक्विजिशंस कब होता है, ठीक है। और जब मर्जर, ठीक है, पर दो टाइप से होता है ना, या तो हम बिजनेस को परचेज कर लेते हैं, या सेकंड आपके पास मर्जर और अमलगमेशंस का है, ठीक है। तो मर्जर और अमलगमेशंस के लिए हमें बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, तो ये सब कुछ हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में स्टडी किया हुआ है। तो नहीं होगा ये वाला, आप लोग प्लीज पहले तो होमवर्क लिख लो, नहीं होगा तो मैं ये आपको बता दूंगी, ठीक है, बताऊंगी। अमलगमेशन का जो पॉइंट है ये सब मुझे आपको बताना है। मर्जर अमलगमेशन ये मैंने एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में रखा हुआ है,
मतलब मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में डाल देती हूँ। अभी तो फिलहाल हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड तो एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में वो पार्ट आपके इंक्लूड होंगे जो कि आएंगे आपके, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो या कोई भी चीज हो, उससे बीच में से क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। फॉर श्योर आपको इसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, आपने पेपर दिया होगा, समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ से तो पेपर में आना ही आना है। ठीक है, तो डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ एनी रिजल्टेंट गुडविल और रिजर्व। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट। तो आपको पता है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए भी है कि कब उनको, ठीक है, राइट शेयर्स, कब उन्हें हमें डिफरेंट टाइप के अलग अलग शेयर्स देने हैं। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स में है प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स इन द बुक्स ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की बुक्स में, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए सब कुछ डिस्क्लोज करना एक्सेप्ट एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स को छोड़ के। नेक्स्ट इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इज योर द बोरोइंग कॉस्ट। तो जो बोरोइंग कॉस्ट डील्स करती है अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट, कि जैसे हम, ठीक है, हमारे पास हम बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होती हैं जो आपकी आपको बियर करनी ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उन कॉस्ट से, कहने का मतलब है कि कुछ कॉस्ट हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कॉस्ट आपकी ऐसी हैं जो कि आपको ऑन द स्पॉट करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपकी ऑटोनोमस, आपको पता है एक्सपेंडिचर्स हैं, तो ये आपके एक्सपेंडिचर्स अलग है लेकिन ये आपकी कॉस्ट है, तो उसके रिलेटेड आपकी अकाउंटिंग्स आपको डील करनी है। ठीक है, और एक तो मुझे हमेशा ना 19 बहुत याद रहता है लीज का, क्योंकि लीज का टॉपिक मुझे आपको समझाना है अलग से। ठीक है, लीज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कितने टाइप की लीज है। तो जैसे लीज के लिए कि अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी है, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, इन सब के बारे में मुझे आपको बताना है कि फाइनेंस लीज क्या होती है, ऑपरेटिंग लीज। तो 19 भी मैं भूलती नहीं हूँ। 18 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में, चलो ये वाला रिलेटेड पार्टी और सेगमेंट रिपोर्टिंग तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अभी 5 मिनट्स दीजिएगा, लिंक सेंड करती हूँ, तो उसमें, ठीक है, हम कवर करेंगे।